very well. And thanks, Dr. Muhammad Akram, for organizing this webinar. Now, I would like to invite Dr. Alam Afroz. Please share your knowledge about hyperacidity. Thank you so much, Dr. Hajra. Assalamu alaikum. My name is Alam Afroz Uruj. I'm from Eastern Medicine Department, Government College University, Faisalabad. Today, my topic is hyperacidity. हमारे स्टमक का जो मेन उसकी जो ड्यूटी होती है वो होती है इज टू डाइजेस्ट द फूड मटेरियल। उसने फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टमक एसिड, जिसे हम गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं। गैस्ट्रिक एसिड का बेसिकली जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये इसकी सिक्रीशन ज्यादातर होती है हमारे स्टमक वॉल की लाइनिंग से, और जो स्टमक का पाइलोरिक रीजन होता है वहां से इसकी ज्यादा प्रोडक्शन होती है गैस्ट्रिक एसिड की। और ये जो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन है ये दो तरह से कंट्रोल की जा रही होती है हमारी बॉडी में, थ्रू नर्वस सिस्टम जिसमें वेगस नर्व आ जाती है, उसके अलावा हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो हार्मोन जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है वो होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। अब समटाइम्स क्या होता है कि हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा ये सिक्रीशंस उनकी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, उनकी सिक्रीशंस की जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाती है हमारे स्टमक में। तो उसकी क्या रीजंस होती हैं, और जब इनका लेवल हाई हो जाता है तो उसे हम सिंपली नाम दे देते हैं हाइपर एसिडिटी का। हाइपर एसिडिटी के आज हम कॉजेस को डिस्कस करेंगे, इसके आज हम चंद सिम्टम्स को, जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनको देखेंगे, क्या होता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि अगर एक लॉन्ग टर्म तक एक पेशेंट को हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है तो उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस और कौन से डिजीजेस डेवलप हो सकते हैं, और फिर लास्ट पे उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट उसको हम टच करेंगे। तो नॉर्मली अगर हम अपनी डाइट को भी देखें तो वो लोग जिनकी डाइट में प्रोटीन का और फैट्स का इंटेक कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में हाइपर एसिडिटी के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बहुत ही ये एक कॉमन कॉज है हमारी डाइट में कि वो लोग जो कार्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और उनका जो ब्रेकफास्ट है, लंच और डिनर, उनमें प्रोटीन का इंटेक नहीं है और उसके साथ साथ फैट भी बहुत ज्यादा लो है, तो ऐसे में हाइपर एसिडिटी हो सकती है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो हाइपर एसिडिटी को कॉज करती हैं, और उनमें कौन सी मेडिसिन आ जाती हैं, H2 ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि H2 ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ये तो वही मेडिसिन हैं जो हम एसिडिटी को कम करने के लिए ही यूज करवाते हैं अपने पेशेंट्स को। तो लेकिन वो लोग जो इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इन मेडिसिन का, और वो लोग जो इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते करते इसको स्टॉप कर देते हैं, इसका इस्तेमाल अचानक रोक देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, रीबाउंड एसिड हाइपर सिक्रीशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टमक में HCl की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और वो पेशेंट को हाइपर एसिडिटी की तरफ ले जाती है ये कंडीशन। तो इसीलिए जब किसी पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट पे लगाया हुआ है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करवा रहे हैं या H2 ब्लॉकर्स, तो उसको टैपरिंग करके खत्म करना चाहिए, अचानक से खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हाइपर एसिडिटी को कॉज कर सकती हैं। लेकिन ये जो कंडीशन डेवलप होती है मेडिसिन के थ्रू, ये ऑन इट्स ऑन खुद ब खुद ये ठीक भी हो जाती है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे। उसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्यूमर्स बन जाते हैं, और उसे हम बेसिकली कहते हैं गैस्ट्रिनोमा। ये जो गैस्ट्राइनोमास ये जो बन जाते हैं पेंक्रियाज में और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, इसे डिजीज को हम नाम देते होते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम का। ये भी वजह बनती है हाइपर एसिडिटी की, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये ओवर प्रोडक्शन करवाते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन्स की। जब ये ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं तो उससे क्या होता है कि स्टमक में ये जो सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन है एसिड की, वो इंक्रीज कर जाती हैं और हाइपर एसिडिटी हो जाती है पेशेंट को। उसके अलावा एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर
पाइलोराई। अगर किसी को ये ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया ये भी कॉज करता है हाइपर एसिडिटी को। ये बैक्टीरिया बहुत, इसकी जो लविंग प्लेस है हमारी बॉडी में वो होती है स्टमक, यहाँ पे ये अपनी कॉलोनी बना लेता है और इन्फेक्शन को कॉज करता है और ये हाइपर एसिडिटी को कॉज करता है। उसके अलावा अगर कोई भी गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, मतलब जो आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पूरा ट्रैक है, अगर किसी फॉरेन बॉडी की वजह से या किसी को अल्सर बहुत लॉन्ग टर्म रह चुका है और अब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई है उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई है, या कोई भी रीजन है, कोई ट्यूमर है उसकी वजह से आगे से वो जो पाथ है वो ब्लॉक हो गया है, तो वो भी कॉज करता है हाइपर एसिडिटी को। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो क्रोनिक किडनी फेलियर के थे उनमें देखा गया है कि उनमें भी हाइपर एसिडिटी होती है बहुत ज्यादा। वो लोग जो ज्यादातर डायलिसिस पे होते हैं उनमें देखा गया है कि उनका जो हार्मोन लेवल है गैस्ट्रिन का वो हाई हो जाता है और यही वजह बनती है ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl और गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक। ये थे कुछ इसके कॉजेज। अगर हम बात करें इसके कुछ सिम्टम्स की तो नंबर 1 पे बहुत कॉमन है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेशेंट को फील होगा जो अपर एब्डोमिनल एरिया है वहां पे। उसके साथ साथ अगर तो हाइपर एसिडिटी सीवियर है, ज्यादा है, तो उसके साथ साथ नोजिया होगा, वोमिटिंग आएगी, ब्लोटिंग भी हो जाती है कुछ पेशेंट्स को, जिसे हम कहते हैं पेट का फूल जाना। और उसी के साथ साथ हार्ट बर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पेशेंट कोई खाना खाएगा तो उसको सीने में जलन, मैदे में जलन ये स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा डायरिया भी हो सकता है। इस तरह के पेशेंट को खुराक की इनकी कमी हो जाती है क्योंकि इनको लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, इनकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है या लग ही नहीं रही होती इनको बिल्कुल भी भूख। और इसी के साथ साथ इनके माउथ में स्लाइवरी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा इनके मुंह में थूक आता है, स्लाइवा आता है। ये एक बहुत ही कॉमन एक साइन है हाइपर एसिडिटी का। उसके साथ साथ जब वो अपनी डाइट अच्छे से नहीं ले पाएंगे, लॉस ऑफ एपिटाइट है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी होगा उनको। अच्छा, अगर हाइपर एसिडिटी अगर एक लॉन्ग टर्म तक रहती है एक पेशेंट को, ये कंडीशन में वो है, तो यही वजह बनती है मल्टीपल हेल्थ कंडीशंस की स्टमक से रिलेटेड ही। तो ये पेप्टिक अल्सर भी कॉज कर सकती है हाइपर एसिडिटी। पेप्टिक अल्सर्स क्या होता है? बेसिकली ये सोर्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड की वजह से ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं स्टमक में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो जो आपकी स्टमक लाइनिंग है उसको खाना शुरू कर देती है। इट बिगेन्स टू ईट अवे एट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से वहां पे सोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत ही सादा लैंग्वेज में बात करूं तो जख्म आ जाते हैं, जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ये हो सकते हैं। उसके अलावा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है हाइपर एसिडिटी की वजह से। तो जिसमें जो खाना है, जो फूड मटेरियल है, वो स्टमक में आने के बाद वापस रीगर्जिटेट करता है और उसका बैक फ्लो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में एसोफेगस में। तो ये भी इसकी वजह बन सकती है। उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है हाइपर एसिडिटी की वजह से। कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाइपर एसिडिटी की वजह बन सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले तो मेडिसिन आ जाएंगी। अगेन वही मेडिसिन जो एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए यूज की जाती हैं, जो PPIs होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड H2 ब्लॉकर्स। इनका लॉन्ग टर्म यूज भी अगेन हाइपर एसिडिटी को कॉज कर सकता है, जिसे हम रीबाउंड हाई स्टमक एसिड कहते हैं। तो ये इससे हो सकती है। उसके अलावा हाइपर एसिडिटी की ही वजह से H पाइलोरी इन्फेक्शन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। या फिर अगर कोई जेनेटिक डिजीज है लाइक मल्टीपल जो एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 होती है, उसमें भी हाइपर एसिडिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम लास्ट पे इसके थोड़े से ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि स्टमक की प्रोडक्शन को कम करें। द ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज कॉज डायरेक्टेड। जो आप पेशेंट का कॉज आपने फाइंड करना है उसी के ही अगेंस्ट आपने ट्रीटमेंट भी करेंगे आप। तो सबसे पहले आप पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो डिटेल से लें। आप उसका कॉज क्या है उसको आप फाइंड आउट करें कि आया उसको कोई डाइट में मसला चल रहा है,
मोस्टली ऐसा ही होता है कि पेशेंट की डाइटरी इनटेक अच्छा नहीं होता, प्रोटीन की कमी होती है और वो कार्ब्स को ज़्यादा ले रहा होता है। तो अगर आप इसी पॉइंट को ही पिक कर लेंगे थ्रू हिस्ट्री, तो वहीं पे पेशेंट की अगर आप डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, उसके थोड़े से लाइफस्टाइल को चेंज कर देंगे, तो मे बी मेडिसिन तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वैसे ही पेशेंट ठीक हो जाए। तो इसलिए हिस्ट्री को लेना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एग्जाम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर लगे आपको कि कहीं एच पाइलोरी इन्फेक्शन है या कोई जेनेटिकल कंडीशन है या अल्सर वगैरह है, तो उसके लिए प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन है, लैब इन्वेस्टिगेशन एंड रेडियोलॉजिकल बोथ, ये आप डन करवाएं अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। और फिर जो ट्रीटमेंट जो इसका होता है डायरेक्शन ट्रीटमेंट की, वो यही होती है कि हमने जो एसिड प्रोडक्शन है उसको कम करवाना होता है। आप उसके लिए पेशेंट को एंट एसिड्स दे सकते हैं, H2 ब्लॉकर्स, ये जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं, ये आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि पेशेंट को एच पाइलोरी है, मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो उस बैक्टीरिया की इरेडिकेशन के लिए थेरेपी दी जाती है, एंटी जो होती हैं बैक्टीरियल ड्रग्स वो दी जाती हैं ऐसे में। और अगर पेशेंट को कोई ट्यूमर है, जैसे कि मैंने आपको जोलिंगर एलिसेंट सिंड्रोम का बताया है, या कोई अल्सर है जो कि बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, तो इस तरह की कंडीशंस में कुछ सर्जरीज भी रेकमेंड की जाती हैं। उसके अलावा इस तरह के पेशेंट्स को चाहिए, हाइपर एसिडिटी के पेशेंट को, कि जो वो डाइट ले रहे हैं तो वो स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में लें, मतलब एकदम से इतना भर भर कर ना खाएं। और उसके साथ साथ ऐसा मील लें जो कि फ्रीक्वेंटली, मतलब जल्दी जल्दी वो डाइजेस्ट भी हो। जितनी देर एक फूड आपके स्टमक में स्टे करेगा, उतनी ही वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, और ऐसे में जो गर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसके भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी गुज़ा खाएं जो जूद हजम हो, जो ज्यादा स्टे ना करें आपके स्टमक में। उसके अलावा लो कार्ब डाइट लें, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम हो। और जब तक हाइपर एसिडिटी है तब तक आप कोशिश करें कि अपने प्रोटीन का जो इनटेक है उसको थोड़ा सा बढ़ा लें। और साथ ही साथ जो है अपना न्यूट्रिशनिस्ट से, किसी से भी, डाइटिशियन से आप अपना एक प्रॉपर एक बैलेंस डाइट चार्ट बनवाएं, जिसमें आपके जो प्रोटीन के, कार्ब्स के और जो फैट के पोर्शंस हैं वो इक्वल हों। लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव करें। और उसके साथ साथ अगर कोई अल्कोहल इंटेक करता है या कैफीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उसके इंटेक को कम करें, लिमिट करें। या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आजकल बहुत ज़्यादा वजह बन रही हैं हमारे स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ की, उनको ख़त्म करें, उनके यूज़ को लिमिट करें। और उसके साथ साथ ऐसी फूड्स को लाजमी अवॉइड करें जो हार्ट बर्न वगैरह को ज़्यादा करे, जो जलन बढ़ाए, जिस तरह के जो स्पाइसी फूड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा जो मीठी चीज़ें होती हैं, वो भी समटाइम्स हाइपर एसिडिटी की वजह बन रही होती हैं। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर। Okay, thank you, Dr. Alam Afroz. Now I would like to invite Dr.